नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। एक्चुअल में ये वीडियो हेमंत सर के द्वारा रिकॉर्ड की जानी थी, लेकिन कुछ कारणवश मुझे करना पड़ रहा है। तो हम ये एमसीक्यू की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। मैंने पिछली 4 से 5 क्लास में आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाई है। उसी सीरीज में आज हम आगे एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला एमसीक्यू है नेशनल पोषण मिशन। नेशनल पोषण मिशन की टैगलाइन क्या है? आपके लिए जानकारी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल पोषण मिशन, ठीक है, या राष्ट्रीय पोषण अभियान जिसे हम कहते हैं, वो 2018 में प्रारंभ किया गया था। 2018 में भी कब? 8 मार्च 2018 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। 8 मार्च 2018 में नेशनल पोषण मिशन प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पर पूछा है इस नेशनल पोषण मिशन की या राष्ट्रीय पोषण अभियान, इसे ही और क्या कहते हैं हम? राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है। इस राष्ट्रीय पोषण अभियान की जो टैग लाइन है वो क्या है? सही पोषण देश रोशन, उचित पोषण राज्य रोशन, पोषण युक्त कुटुंब, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सही पोषण देश रोशन, ठीक है। इसके बाद हम ये डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले इसका प्रारंभ हुआ था कब? 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च 2018 को। इसके बाद पोषण 2.0, ठीक है, क्या? पोषण 2.0 अभियान। ये अभियान प्रारंभ हुआ है अपना 2021 में, फरवरी 2021 में, ठीक है। और ये सभी स्कीम जो पोषण संबंधित स्कीम है वो अब चल रही हैं अपनी सक्षम आंगनबाड़ी, क्या? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत, ठीक है। आपको सारी चीज़ें क्लियर है? सबसे पहले क्या है कि पोषण को बेहतर करने के लिए एक ICDS स्कीम चल रही थी। ICDS ये चल रही है 1975 से, ठीक है। एक ICDS स्कीम चल रही है, एक सेज करके भी स्कीम चल रही है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, ठीक है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तो ये चल रही है हमारी किशोरी बालिकाओं के लिए। तो ये 2 स्कीम चल रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पर नेशनल पोषण मिशन स्टार्ट किया है पोषण अवेयरनेस को फैलाने के लिए। इस पोषण मिशन का सेकेंड वर्जन कब किया था? सेकेंड वर्जन लाया गया है फरवरी 2022 में। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो चल रही हैं अब सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत। किसके तहत? सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत। इतनी बातें क्लियर हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है विश्व पोषण दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा है? आपको याद रखना है, विश्व पूछा है, वर्ल्ड न्यूट्रिशन डे। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है विश्व पोषण दिवस और एक होता है अपना राष्ट्रीय पोषण दिवस, ठीक है। तो आपको दोनों ही याद रखना है। दोनों की तिथियां हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है? विश्व पोषण दिवस पूछा है। तो विश्व पोषण दिवस जो है वो है 28 मई। कब का है ये? 28 मई का। 28 मई का कौन सा है? विश्व पोषण दिवस, ठीक है। अब राष्ट्रीय पोषण दिवस है वो है 1 सितंबर का। कब का है? 1 सितंबर का राष्ट्रीय पोषण दिवस। इसके साथ 8 मार्च को आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इस तरह से हमने अपने तीनों डेट्स देख ली। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, कौन सा दिवस? महिला, और कैसा? अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद 1 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय पोषण दिवस और 28 मई को विश्व पोषण दिवस, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है पोषण माह के रूप में जाना जाता है। इनमें से किसको पोषण माह के रूप में जाना जाता है? मार्च में पोषण माह मनाते हैं, अगस्त में मनाते हैं, सितंबर में, या जुलाई में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पोषण माह। माह अगर आए मतलब मंथ आए तो आपको लगाना है सितंबर, ठीक है। क्या लगाना है आपको? पोषण माह को कब आयोजन किया जाता है? तो पोषण माह मनाया जाता है सितंबर में, ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है। इसके साथ में मार्च में हम पोषण से संबंधित क्या करते हैं? तो पोषण पखवाड़ा। क्या करते हैं, क्या मनाते हैं? पोषण पखवाड़ा। पखवाड़ा होता है 15 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर पोषण से संबंधित अवेयरनेस फैलाने का काम और जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आंगनबाड़ी में, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की, जैसे न्यूट्रिशन बच्चों में, महिलाओं में, जो गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, जो बच्चे हैं, उनमें पोषण ठीक प्रकार से जा सके। तो दोनों चीज़ें क्लियर है। मार्च में मनाते हैं पोषण पखवाड़ा और सितंबर में मनाते हैं हम पोषण माह। क्या मनाते हैं? पोषण माह, ठीक है। इसके बाद अगस्त में एक इंपॉर्टेंट बात है स्तनपान, ठीक है। स्तनपान से संबंधित जब स्तनपान सप्ताह आता है तो अगस्त, ठीक है। फिर अब हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिड डे मील। मिड डे मील मतलब MDM।
मिड डे मील को किस वर्ष 6वीं से बढ़ा करके 8वीं तक के बच्चों के लिए स्टार्ट कर दिया गया? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि मिड डे मील स्टार्ट कब हुआ। तो मिड डे मील स्टार्ट हुआ 1995 में। कब? 1995 में 2 अक्टूबर, ठीक है, गांधी जयंती के दिन 1995 में मिड डे मील प्रारंभ हुआ है। अब अपने को यहाँ देखना है कि 6वीं से 8वीं तक, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये 1995 में प्रारंभ हुआ तो तब ये केवल प्री प्राइमरी के लिए था, 1st से 5th तक के, मतलब प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए था, सॉरी, किन के लिए था? प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। अब अपर प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी मतलब 6 से 8th के लिए कब स्टार्ट हुआ ये? अब इसका करेक्ट आंसर आपने देना है 95 में तो 1 से 5 तक के लिए है। 2007 में स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है? 6 से 8th तक। इसको हम अपर प्राइमरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर प्राइमरी, मतलब 5वीं से ऊपर। तो इनके लिए स्टार्ट हुआ है कब? 2007 से। इतनी बात क्लियर है? तो अपन ने क्या देखा है यहाँ पर? प्री प्राइमरी के लिए कब स्टार्ट हुआ है? 1995 में। ये किसके लिए? ये है प्राइमरी। इसको क्या बोलेंगे हम? प्राइमरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओनली प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पर है प्राइमरी के लिए और यहाँ पर है अपर प्राइमरी के लिए। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि कितनी कितनी एनर्जी बच्चों को दी जाती है। तो आपने याद रखना है, जो एनर्जी है, मतलब जो ऊर्जा है, वो कितने कितने कैलोरी? 450 किलो कैलोरी प्री प्राइमरी में और 700 किलो कैलोरी अपर प्राइमरी में, ठीक है। इतनी ऊर्जा निर्धारित की गई है, इतना इतना ऊर्जा दी जाती है। और जो प्रोटीन है, क्या एक और चीज़ क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन कितना? तो 12 ग्राम यहाँ पर और 20 ग्राम यहाँ पर, ठीक है। 12 ग्राम प्रोटीन प्री प्राइमरी में और 20 ग्राम प्रोटीन अपर प्राइमरी में। चीज़ें क्लियर हैं? सबसे पहले क्या हुआ था? 1995 में एक स्कीम आई थी जिसे बोलते थे हम MDM स्कीम। इसके बाद क्या हुआ? ये स्कीम आई थी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए। ये इस स्कीम को एक्सपांड किया, 6 से 8 तक के बच्चों को भी इंक्लूड किया इसमें। और ये कब किया है? 2007 में किया है। अब आपको याद रखना है कि वर्तमान में एक स्कीम चल रही है। कौन सी स्कीम चल रही है? PM पोषण। PM पोषण करके एक स्कीम चल रही है, PM पोषण योजना, ठीक है, PM पोषण स्कीम या योजना। अब आपको इसकी डेट बतानी है। इस मिड डे मील का नाम ही है PM पोषण स्कीम, ठीक है। क्या नाम है इसका? PM पोषण स्कीम। मैं बता देती हूँ आपको इसकी डेट। इसकी जो डेट है वो है 2021 सितंबर, ठीक है। 2021 सितंबर में इसको स्टार्ट किया है। कब स्टार्ट किया? 2021 में, और वो भी सितंबर मंथ में। तो इस तरह से हमने ये मिड डे मील को अच्छे से क्लियर किया है। हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये स्कीम का स्टार्टिंग कब हुआ था? तो ये तो अपन हजारों बार देख चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 1 जनवरी 2017। अच्छा, 2 अक्टूबर 1975 में अभी क्या हुआ था? अभी मैं बताई थी आपको, ICDS स्कीम आई थी, ठीक है, ICDS स्कीम आई थी। इसके बाद 2016 में कौन सी स्कीम आई है? अच्छा, यहाँ पे डेट आप इतना कंसीडर मत करना। 2016 में अगर मैं स्कीम की बात करूँ तो सुरक्षित मातृत्व योजना, ठीक है, सुरक्षित मातृत्व योजना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बताया जा रहा है, सुरक्षित मातृत्व योजना। अब यहाँ पर ICDS हमने देखा 2 अक्टूबर 1975 में। 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना में योजना में क्या होता है? 3 किस्तों में, कितने में? 3 किस्तों में, ठीक है, 3 किस्तें रहती हैं, 1000, फिर 2000, फिर 2000, तो टोटल 5000 रुपये। कितने? 5000 रुपये। और 1000 रुपये अपन कौन से कंसीडर करते हैं? जननी सुरक्षा योजना के। जननी सुरक्षा योजना के पैसे 1400 और 1000 रुपये मिलते हैं, मतलब, लेकिन हम 1000 रुपये कंसीडर करके चलते हैं। तो टोटल कितने मिल जाते हैं यहाँ पर? टोटल पैसे जो मिल जाते हैं वो 6000, 6K, ठीक है। अब पहली किस्त कब मिलती है? जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मतलब कि हम आंगनबाड़ी में जाकर पंजीकरण कराते हैं, ऐसा उनको इन्फॉर्म करते हैं कि प्रेग्नेंट है कोई भी महिला, तब मिलती है पहली किस्त। उसके बाद दूसरी किस्त कब मिलती है? कि दूसरी किस्त मिलती है मतलब मिड में, मतलब 6 मंथ के समथिंग। और जो तीसरी किस्त होती है उसकी वो मिलती है गर्भ के पश्चात, जब गर्भ मतलब प्रसव के पश्चात, एक तरह से बोलूँ प्रसव के पश्चात, प्लस टीकाकरण भी इसमें इंक्लूड है, मतलब बच्चा का बर्थ हो गया और टीका भी उसको लग गया हो, ठीक है। उसके बाद मिलती है तीसरी किस्त। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 भी आई है। कौन सी आई है? 2.0। अब इस 2.0 का कब स्टार्टिंग हुआ था? 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 2022।
कब? 1 अप्रैल 2022। इसमें क्या था कि अगर जो सेकंड जो चाइल्ड होता है, मतलब दूसरा जो बच्चा होता है, सेकंड चाइल्ड अगर फीमेल होती है, मतलब बच्ची होती है, तो एक ही किस्त में एक मुश्त 6,000 रुपये की राशि दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का पूरा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं। अगली जो स्कीम है हमारी वो क्या है? अगली स्कीम कौन सी है हमारी? इसमें है लालिमा अभियान का उद्देश्य क्या है? अगला प्रश्न है लालिमा अभियान का उद्देश्य। तो जैसे आपको क्लियर हो रहा है, लालिमा, लालिमा मतलब कि कुछ रेड जैसा कुछ है। अब ये है हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। तो ये जो अभियान है वो किसके लिए है? लाभार्थी वर्ग को एनीमिया से बचाने के लिए। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, जो टीनेज में जो बालिकाएं होती हैं उनके लिए लाया गया है। ठीक है, किशोरी बालिकाओं के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से वायरस जनित रोग है, मतलब कि कौन सा एक रोग है इनमें से जो कि किससे होता है? जो कि इससे वायरस से होता है। ठीक है, कौन सा रोग है जो वायरस से होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पेचिस, मलेरिया, टीबी, एड्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एड्स। एड्स का फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पर अपन। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह है एड्स का फुल फॉर्म। और एड्स होता कौन से वायरस से? HIV वायरस से। ठीक है, HIV मतलब क्या है? ह्यूमन, अच्छा अगर कोई किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो तो सुनने पर ज़्यादा ध्यान दें। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इस वायरस के चलते एड्स की बीमारी होती है। और एड्स का फुल फॉर्म हमने देखा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, इस बीमारी का जो मेन लक्षण है वो क्या है? कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है। क्या? इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी की बीमारियां कैसे होती हैं। टीबी होती है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे टीबी की बीमारी हो जाती है। और टीबी की बीमारी में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक है, कैसे होती है? ये बैक्टीरिया से। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई है कि टीबी का रोग होगा वो बैक्टीरिया से होगा, एड्स का रोग होगा वो वायरस से होगा। कैसे होगा? वायरस से होगा। इसके बाद ये दोनों जो बचते हैं, पेचिस और मलेरिया, ये दोनों ही रोग होते हैं प्रोटोजोआ से। कैसे होते हैं ये दोनों ही रोग? प्रोटोजोआ से। अब प्रोटोजोआ में भी कोई पर्टिकुलर प्रोटोजोआ होगा, तो कौन से प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो जो पेचिस का रोग होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट प्रोटोजोआ का नाम है वो है एंट अमीबा। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। और मलेरिया के प्रोटोजोआ का नाम आपको बताना, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है हमारा, HIV वायरस के खोजकर्ता कौन है? मॉन्टेग्नियर, रॉबर्ट चार्ल्स गैलो, रोनाल्ड रॉस, मैडम क्यूरी, एडवर्ड जेनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मॉन्टेग्नियर एंड रॉबर्ट गैलो। ठीक है, रोनाल्ड रॉस ने काय की खोज की है? तो इन्होंने मलेरिया के पैरासाइट की, ठीक है, मलेरिया का पैरासाइट होता है उसकी खोज की है कि कौन से पैरासाइट से, मतलब कि किसी पैरासाइट से मलेरिया होती है। तो मलेरिया पैरासाइट की खोज इन्होंने की है। मैडम क्यूरी, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। इसका मतलब क्या कि मलेरिया एक मच्छर से होता है। ठीक है, एनाफ्लीजा मच्छर से होता है। इस चीज की खोज किसने की है? रोनाल्ड रॉस ने की है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की है? मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, और साथ में रेडियम, एक जो मेटल होता है रेडियम, उसकी भी खोज की है। ठीक है, एक एलिमेंट है रेडियम, उसकी खोज की है। इसके बाद एडवर्ड जेनर ने क्या किया? चेचक का टीका। किसका? चेचक का टीका मतलब चिकन पॉक्स का टीका। इसकी खोज किसने की है? एडवर्ड जेनर ने की है। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है वायरस जनित रोग नहीं है, मतलब कौन सा रोग इसमें से वायरस जनित नहीं है। तो मतलब जो गलती से इसमें क्या है कि सारे के सारे जो रोग हैं वो वायरस वाले ही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो डेंगू है वो भी वायरस से होता है, पोलियो है वो भी वायरस से होता है, मीजल्स है वो भी वायरस से, और पीलिया भी। तो यहाँ पर सारे ही रोग हैं। ये प्रश्न काट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्न बीमारी में से किसको बाल पक्षाघात के नाम से जाना जाता है?
ठीक है। तो अब यहाँ पर पक्षाघात का मतलब कुछ पर्टिकुलर इसका नाम नहीं है। पक्षाघात का मतलब आप जनरल समझ सकते हो कि पैरालिसिस। पक्षाघात में क्या होता है? पैरालिसिस। तो क्या चेचक में पैरालिसिस जैसा कुछ होता है? नहीं होता। क्या मीजल्स मतलब खसरा में कुछ होता है? इसमें भी नहीं होता, और ना ही छोटी माता में होता। तो इसका अपन करेक्ट आंसर लगा सकते हैं पोलियो। और इसमें लिखा भी है कि बाल, बाल मतलब कि बच्चों में, क्या बच्चों में है ना पैरालिसिस की जैसी दिक्कत। तो बच्चों का पैर का जो भाग होता है या बच्चों का जो पैर होता है वो उसमें काम नहीं करता है, तो इसीलिए इस चीज को बोलते हैं हम बाल पक्षाघात। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है रैपिड कार्ड टेस्ट। तो ये प्रश्न भी ठीक नहीं है। रैपिड कार्ड टेस्ट जो टेस्ट होता है वो क्या है? एक्चुअल में एड्स के लिए भी हो सकता है यहाँ पर, और डेंगू के लिए भी। तो इसके जो आंसर होंगे वो दोनों ही हैं। ठीक है। पोलियो के लिए, खसरा के लिए रैपिड कार्ड टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है रेबीज रोग। रेबीज रोग से प्रभावित अंग है। अब रेबीज रोग होता कैसे है? तो रेबीज रोग होता है कुत्ते के काटने से। ठीक है। कोई भी कुत्ता होता है, वो अगर किसी को काट लेता है और उस कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाए, तो अगर वो इंसान रेबीज का इंजेक्शन लगवा लेता है तब तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि उसको ये बीमारी होने के लक्षण होते हैं। इस बीमारी में जो प्रभावित अंग होता है वो है तंत्र का तंत्र। तंत्र का तंत्र मतलब बोल दूं मैं नर्वस सिस्टम। ठीक है। क्या? नर्वस सिस्टम। अच्छा, रेबीज के जो टीके की खोज की है वो किसने की है? ये इंपॉर्टेंट है। तो रेबीज का टीके की खोज की है लुई पास्चर ने। किसने की है? लुई पास्चर ने। ठीक है। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी देखा है। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है पीलिया। पीलिया को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, कामला, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। मतलब पीलिया को इन सभी नामों से हम जानते हैं। नेक्स्ट है पोलियो के लिए पोलियो के लिए जिम्मेदार वायरस है। मतलब पोलियो किस वायरस से होता है? इंटीरियो वायरस, वेरिसेला वायरस, वेरिओला वायरस या मोरबिली वायरस। तो इस क्वेश्चन में आपको जनरली ऐसा मिल सकता है कि यहाँ पर पोलियो वायरस तो लिखा ही नहीं है, हमने तो अभी तक पोलियो वायरस पढ़ा है। तो जो इंटीरियो वायरस होता है वो एक ग्रुप है पूरा। ठीक है। एक बड़ा ग्रुप है, इसी ग्रुप का एक पार्ट होता है पोलियो वायरस। तो अगर पोलियो वायरस ना मिले आपको आंसर, तो आप कौन सा टिक कर सकते हो? इंटीरियो वायरस। इसके बाद वेरिसेला वायरस से क्या होता है? अच्छा, यहाँ से याद रखना, सेल क्या होती है? चिकन। ठीक है। जो चिकन होती है उसे अपन सेल कर सकते हैं, तो चिकन पॉक्स। और चिकन पॉक्स हो जाएगा वेरिसेला से, तो बचा हुआ स्मॉल पॉक्स वेरिओला से। कौन सा बीमारी हो जाएगा वेरिओला से? स्मॉल पॉक्स। ठीक है। अब मोरबेली वायरस, तो ये मोरबेली वायरस से पर्टिकुलर कोई एक बीमारी नहीं होती है, ये रेस्पिरेटरी जितनी समस्याएं हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी जो छोटी मोटी बीमारी होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मीजल्स हो गया, ठीक है, और जो भी रेस्पिरेटरी समस्या होती है, खांसी सर्दी वगैरह, तो वो सारी चीजें होती हैं मोरबेली वायरस से। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी क्लियर किया है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा वो है BCG जो वैक्सीन होती है वो निम्न में से किस बीमारी के लिए लगती है? तो सबसे पहले तो BCG का मतलब देखते हैं। BCG का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस कालमेट गुएरिन। ठीक है। बैसिलस कालमेट गुएरिन। तो ये जो बैसिलस कालमेट गुएरिन होता है, मतलब BCG का जो टीका होता है वो कौन सी बीमारी के लिए लगता है? डेंगू के लिए, टिटनेस के लिए, TB के लिए, डिप्थीरिया के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? TB के लिए। TB का जो टीका होता है, ट्यूबरकुलोसिस का जो टीका होता है वो होता है BCG का टीका, बैसिलस कालमेट गुएरिन। ठीक है। मैंने टीका में आपको बताया भी था कि ये टीका किस जगह लगता है, साथ साथ में बताया था आपको कि जो टीका लगता है वो किस तरफ लगता है, बाईं ओर लगता है कि दाईं ओर लगता है। तो मैंने आपको जब बताया था इंट्राडर्मल लगता है। ठीक है। तो कैसा लगता है? ये इंट्राडर्मल लगता है। इंट्राडर्मल BCG बताया था आपको, और IPV बताया था। इसके साथ में BCG मतलब बताया था आपको बाईं ओर लगता है। किस तरफ लगता है? बाईं ओर लगता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। आप पिछले वीडियोस में भी जाकर देख सकते हैं कि टीका का जो मैंने पूरा एक तरह से आपको पूरा पोस्टमार्टम करके बता दिया कि कौन सा टीका कहाँ पर कैसे लगता है, और बहुत आसान चीजों में बताया है कि आप उसे लर्न भी कर सकते हैं वहां पर जाकर के। ठीक है। तो यहाँ पर BCG का टीका TB के लिए लगता है, ये अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल TB मतलब ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। ई मतलब यहाँ पर इरेडिकेशन। ठीक है। इरेडिकेशन का मतलब होता है कि जड़ से खत्म करना है। इस प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2020 में
NTEP प्रोग्राम की शुरुआत की है और 2025 तक तो लक्ष्य रखा है कि 2025 तक टीबी का उन्मूलन किया जा सके। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया था नेशनल टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ पर सी मतलब क्या है, कंट्रोल है। ठीक है, क्या है, कंट्रोल है, बाकी सब वही है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से। ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है, कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, NTCP। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था अपन ने 1962 में। कब स्टार्ट किया था, 1962 में। ठीक है, इसके बाद हमने इस प्रोग्राम में ही क्या कर दिया था, इसको एक्सपेंड कर दिया था और इसको रीलॉन्च कर दिया था एक तरह से। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिवैम्प्ड, बोलते हैं उसको रिवैम्प्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। वो हमारा है 1997 का। आपको तीनों डेट याद रखनी है, मतलब ईयर। वो है 1997 का। और अभी हमने 2020 में क्या लेकर आए हैं, नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम। वो है हमारा 2020 का। तो इस तरह से आपको तीनों चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहले NTCP है, NTCP 1962 का है। फिर RNTCP है, वो 1997 का है। इसके बाद में NTEP है। जो NTEP है वो 2022 का है। कब का है, 2022 का है। तीनों बातें क्लियर हुई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है, देखो, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। यहाँ पे रिवैम्प्ड नहीं है। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम क्या है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस। टीबी मतलब क्या है, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है। ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। एक होता है इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो कंट्रोल वाला प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था, 1962 में। अब अगर यही सेम एज इट इज आ जाता नेशनल टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम हो जाता। ई मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इरेडिकेशन। तो इरेडिकेशन के लिए भी पिछले प्रश्न में समझाया कि वो कब स्टार्ट किया था, 2020 में किया था। ठीक है, 2020 में किया था। इसके बाद अगर यहाँ से ही एक और रिवैम्प्ड करके चलाया था RNTCP, वो कब का है, तो वो अभी बताया था मैंने आपको 1997 का है। तो आप ना सारे फैक्ट्स को क्लियर याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि कब कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है लॉकजा धनुष टंकार या बंद जबड़ा निम्न में से कौन सी बीमारी को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टिटनेस। टिटनेस की बीमारी में भी क्या है, जनरली तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है। और तंत्र का तंत्र यहाँ पर प्रभावित होने से क्या होता है कि इसमें क्या है कि पूरा जो शरीर होता है वो धनुष के आकार का बन जाता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये लॉकजा या धनुष टंकार और जबड़ा आपसे संबंधित जो बीमारी है वो टिटनेस की बीमारी हो जाती है। आगे के प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है रोहिणी। रोहिणी निम्न बीमारी का अन्य नाम है। तो रोहिणी जो बीमारी होती है वो है डिप्थीरिया, मतलब डिप्थीरिया बीमारी को यहाँ पर रोहिणी बीमारी भी कहते हैं। ठीक है, ये पर्ट्यूसिस है। पर्ट्यूसिस होता है काली खांसी। पर्ट्यूसिस का मतलब क्या होता है, काली खांसी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिप्थीरिया या रोहिणी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बार्डेटेला पर्ट्यूसिस। बार्डेटेला पर्ट्यूसिस जीवाणु निम्न में से किस बीमारी के लिए है। तो अभी बताया पर्ट्यूसिस मतलब क्या होता है, काली खांसी। तो अगर आप दोनों के इंग्लिश और हिंदी नाम भी याद रख लोगे तब भी आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, काली खांसी में क्या आ जाएगा, पर्ट्यूसिस। ये पर्ट्यूसिस है। तो बार्डेटेला पर्ट्यूसिस किसका आंसर हो जाएगा, काली खांसी का। अच्छा, टीबी के लिए मैंने आपको बताया था, टीबी कैसे होती है, बैक्टीरिया से होती है। कौन से बैक्टीरिया से होती है, माइकोबैक्टीरियम। कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके बाद टाइफाइड कैसे होता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है, ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया से क्या हो जाता है, टाइफाइड रोग हो जाता है। इसके बाद काली खांसी हमने देखा, बार्डेटेला पर्ट्यूसिस। और निमोनिया किससे होता है, तो निमोनिया के लिए हमने देखा है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। अब सुनने पर ज़्यादा ध्यान देना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोकोकल करके जो बैक्टीरिया होता है उससे निमोनिया रोग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इतनी बातें क्लियर है। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा
अच्छा, यहाँ पर आपको बताना है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, इसके साथ साथ में आपको बताना है कि HIV का पूरा नाम भी क्या होता है। ये प्रश्न को यहाँ से कट करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, प्रश्न गड़बड़ है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो है पोलियो दिवस। पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को, 12 नवंबर को, 24 मार्च को या 28 जुलाई को? अच्छा, ये सारी डेट्स मैंने आपको बहुत बार डिस्कस की हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम? पोलियो दिवस मनाते हैं। इसके बाद जो 12 नवंबर है, 24 मार्च और 28 जुलाई है, इन डेट्स में क्या मनाते हैं? तो 28 जुलाई, ठीक है। कौन सी डेट याद रखनी है आपको? 28 जुलाई। 28 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। इसके बाद 24 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? 24 मार्च को, तो 24 मार्च को हम मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे। वर्ल्ड टीबी डे। इसको कैसे याद रखना है? अभी मार्च में बच्चों के पेपर खत्म हो जाते हैं और बच्चे क्या करते हैं? 24 घंटे टीवी देखेंगे, ठीक है। मार्च के महीने में बच्चे 24 घंटे टीवी देखेंगे। उसके बाद 12 नवंबर को क्या मनाएंगे? तो 12 नवंबर आपको ये पता है कि 14 नवंबर को होता है बाल दिवस, तो नवंबर में कुछ बच्चों से रिलेटेड होगा, और बच्चों को सबसे जल्दी बीमारी जो होती है वो होती है निमोनिया। क्या होती है? निमोनिया। इसलिए हम वर्ल्ड निमोनिया डे मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है BCG का विस्तृत रूप क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरेन, विवेक कॉलमेट ग्यूरेन, बैक्टीरिया कॉलमेट ग्यूरेन या कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बैसिलस कालमेट ग्यूरेन। BCG एक टीका होता है, किसके लिए लगाया जाता है? टीबी की बीमारी से सुरक्षा के लिए, ठीक है। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरेन, और टीबी मतलब क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अब बचे नहीं है, इतने ही प्रश्न थे। इन प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए अब 2 घंटे, मतलब ऐसा 1 घंटे 1.5 घंटे की एक पर्टिकुलर वीडियो है जिससे आपका पूरा जो पार्ट 3 है वो कवर हो जाए। उसके साथ साथ एक्ट्स के लिए और स्कीम्स के लिए भी इस पर काम लगातार किया जा रहा है, तो आपको पेपर के पहले जल्द ही वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।